क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। चलो भैया, राम राम। राम राम भैया। अब है पापा का पानी है, लेने दे साक्षी, बच्चा है। बड़ा भी तो होना है। तुम ये ले लो। ले बेटा। छोड़िए, मैं कर देती। पता नहीं आज बड़ी थकावट सी लग रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं सो जाऊं क्या? नजफगढ़, दिल्ली। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार रोज की तरह गहरी नींद में था। सभी शायद अलग अलग सपना देख रहे थे, लेकिन किसी ने यह सपना तो नहीं देखा होगा कि जो आदमी दिन में उनके घर के आसपास घूम रहा था, वो रात को उनके घर दोबारा आने वाला था, और वो अकेला नहीं आ रहा था। सुनो, सोना चांदी जेवर रोकड़ जो कुछ भी है सब जल्दी से लपेट लो, जल्दी करो। कौन? अनिल, साक्षी, मीना, मीना, अनिल, अनिल, साक्षी, अनिल।
मीना, अनिल, 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 साक्षी, अनिल, अनिल, साक्षी, अनिल, अनिल, बाबूजी, 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 क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? कुछ चोर थे। तेरी माँ बेहोश हो गई। माँ? माँ? माँ क्या हुआ? माँ ठीक हो ना? माँ आप ठीक है ना? सर मैं ये नहीं, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इनकी चोटें सीरियस है। हाँ सर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, वो आता ही होगा। धीरे से। बस बाबूजी। तुम अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जी सर। हम लोग तो कुछ देख ही नहीं पाए सर। जब बाबूजी रेंगते हुए दरवाजे के बाहर आए तो देखा कि उन्हें बहुत चोटें आई थी। और माँ जी सर, लगता है लूट भी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद इंक्वायरी करेंगे। 2 कांस्टेबल्स को बाहर लगा दो, एक क्राइम सीन पर। गला घोटा गया इंस्पेक्टर। ये औरत 63 साल की थी डॉक्टर। आपने बचाव में लड़ नहीं पाई, इसके गले के विंड पाइप चोक हो गए थे, पूरी तरह से एफिक्सिएशन हुआ और फिर डेथ। बाएं पैर का फीमर, दाहिने पैर का टीबिया, मल्टीपल कंपाउंडेड फ्रैक्चर्स हैं और ये दोनों ही फ्रैक्चर्स सीरियस हैं अनिल। जान का कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी गहरे सदमे में हैं। चांदी के सारे गहने ले गए वो लोग। लॉकर में 3000 रुपए रखे थे, वो भी नहीं है। यहाँ से कुछ ज़्यादा सामान नहीं गया। हम लोग यहाँ पर कुछ भी महंगा सामान नहीं रखते, बस ऐसे ही कुछ रद्दी और किताबें वगैरह। सर, चांदी के जेवर 10,000 के और 3,000 नकद। बहू के हिसाब से टोटल 13,000 की चोरी का हिसाब मिल रहा है। हमें बुजुर्गों पर वार करने वाले इन बुजदिलों का हिसाब करना है चौबे। शायद 3 थे, नहीं 3 ही थे। वो घर के अंदर दाखिल कैसे हुए कैलाश साहब? पता नहीं साहब, सीढ़ियों से चढ़कर छत की तरफ भागे थे, तो आए भी वहीं से होंगे। आपने सबसे पहले क्या देखा? मैंने सबसे पहले सुना मेरी बीवी मीना, उसकी दबी हुई चीख। मैं हड़बड़ा गया कि क्या हो रहा है, कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा हूं। देखा तो ये तीनों। आपने उनका हुलिया देखा, उनका चेहरा देखा, कुछ बता सकते हैं? मुंह ढके हुए थे साहब। नकाब पोश चोर? तीनों ने काले रंग का नकाब पहना हुआ था। उनमें से 2 अलमारी लूट रहे थे और एक मेरी मीना का गला दबा रहा था। मैं चिल्लाया तो उनमें से एक हाकी लेकर मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं चीखता रहा, अनिल, साक्षी, अनिल, साक्षी। इनकी चीखें सुनकर आप तुरंत उठ गए? नहीं सर, मैं गहरी नींद में था। कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे तो तब पता चला जब बाबूजी चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटा। मीना कहाँ है? चुप हो तुम लोग। खत्म हो गई क्या? उन लुटेरों ने मार डाला
मार डाला मेरी मीना को क्या? इस हमले में एक 63 वर्षीय महिला की मौत हुई और उनके 65 वर्षीय पति को गहरी चोटें आईं। देश की राजधानी में सीनियर सिटीजन्स पर बढ़ते हुए हमलों का एक और तरोताजा प्रमाण था यह अटैक। पुलिस और प्रशासन पर अब काफी दबाव था कि वो इस कत्ल और चोरी के केस की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाएं। चौबे, कुछ मिला? सर, उन लोगों ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया होगा छत तक पहुंचने के लिए। छत पर दरवाजा भी नहीं है। कोई भी छत के रास्ते बड़ी आसानी से घर के अंदर घुस सकता है। सर, वो जो सीढ़ी है वो सालों से घर के पिछवाड़े में पड़ी है। क्यों? बस पहले से है। अनिल, तुम काम क्या करते हो? सिक्योरिटी में हूँ, मास्टर प्लाजा में। तुम्हारे बाबूजी काम करते हैं या रिटायर्ड हैं? जी करते हैं ना सर, दयाल इंटरनेशनल स्कूल में। आपको तो पता ही होगा, अपने नजफगढ़ में। हाँ, क्या काम करते हैं वहाँ? वहाँ प्यून है मेरे बाबूजी। साहब, जितने भी खबरी भाई लोग हैं, किसी ने इस कांड के बारे में नहीं सुना है। मतलब साफ है कि आसपास के गैंग का काम नहीं हो सकता है। फिर कौन थे वो तीनों? साहब, जो भी थे अलग किस्म के खिलाड़ी थे। नकाब उकाब पहनना, हॉकी से मारना, सीढ़ियों से आना, इन सालों ने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी थी और एक दो चक्कर घर के भी लगा रखा था। साहब, मामला कुछ गड़बड़ है। सर जी, पिछले हफ्ते 35 चोर जेल से छूटे हैं, सबकी हाजिरी भी ली। उस इलाके के 45 हिस्ट्री सीटर्स को राउंड अप भी किया है। काफी पूछताछ की सर, जमकर पूछताछ की, पर कोई कुछ उगल नहीं रहा है सर। अनिल धवन हमारे यहाँ पिछले 5 साल से सर्विस में इंस्पेक्टर। और कुछ नहीं, रिकॉर्ड क्लीन है। उसकी अपने पिता से कोई अनबन थी? नहीं, मतलब मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना और ऐसा होना भी मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अनिल एक बड़ा ही सीधा साधा और घरेलू किस्म का आदमी। यही कोई 10-12 साल हुए होंगे यहाँ धवन परिवार को रहते हुए। कोई झगड़ा, परिवार में कोई अनबन? वो किस घर में नहीं होती है साहब? हाँ, लेकिन कुछ घरों में कुछ ज्यादा होती है। पड़ोसी देखते हैं, सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जो भी रहा होगा वो चार दीवारी के अंदर ही रहा होगा। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आपकी कोई ननद, देवर, जेठ कोई नहीं? जी नहीं। शादी को कितने साल हुए आपके? 5। मायका कहाँ है आपका? यही पास में है, नजफगढ़ की हूँ मैं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर। और 2 बच्चे हैं आपके? जी। सास ससुर से बनती थी आपकी? जी साहब। ससुराल वालों से कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा या कोई अनबन नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। बाबूजी, कुछ देर में साक्षी खाना लेकर के आती होगी। मुझे अब चलना चाहिए, 2 दिन हो गए हैं ड्यूटी पे नहीं गया हूँ। मेरी चिंता मत कर, तू काम पे जा। सर, अनिल और साक्षी दोनों के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा। इन दोनों का कहना है कि घर में कोई भी अनबन नहीं थी। खबरी का कहना है कि इलाके का कोई भी चोर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन चौबे, कांड तो हुआ है, एक की जान भी गई है, पर हमारे हाथों अब तक एक भी सुराग नहीं लगा है। सर, चोर नकाब पहन कर आए थे। अगर अजनबी होते तो क्यों पहनते? राइट। अनिल के पिता कैलाश ने उन्हें सबसे पहले देखा। 2 लोग घर को लूट रहे थे और एक उनकी पत्नी का गला घोट रहा था। सर, जब मीना जी का गला घोटा जा रहा होगा तब वो जोर से चीखी होंगी, लेकिन कैलाश जी को उनकी चीख सुनने में काफी देर लगी, जबकि वो एकदम करीब में ही सोए हुए थे। और एक अजीब बात सर। क्या? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कैलाश जी को अपने बेटे और बहू के रूम तक पहुंचने में कुछ ज्यादा ही देर लग गई। ये लोग कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में थे। किसी ने कुछ सुना ही नहीं, बस आराम से सोते रहे। घर में लूटपाट हो रही थी, एक का कत्ल हो रहा था और ये दोनों आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे। सर, मीना जी को गला घोटकर मारा गया, लेकिन कैलाश जी को नहीं मारा। चौबे, पीटा है उन्हें, बहुत बुरी तरह से पीटा है। सर, लेकिन कहाँ? सिर्फ टांगों पर। हॉकी से सिर्फ टांगों पर ही क्यों वार किया? चौबे, कुछ तो बात है जो अटपटी है और मुझे लगता है कि वो अंदर की ही बात है। जुर्म के 2 दिन बाद पुलिस को यह आभास होने लगा कि यह सिर्फ चोरी और उसके दौरान हुई हत्या का केस नहीं है। नकाबपोश हथियारों के बावजूद इस केस की शक्ल सूरत रहस्य की धुन में हल्की हल्की नजर आने लगी थी। मेरे पति को बहुत नींद आ रही थी, काफी थके हुए थे वो, दिन भर काम जो करते रहते हैं। आप भी तो घर में दिन भर काम करती रहती हैं। घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। हर रोज रात को सोते सोते मुझे 11 बज ही जाते हैं। और घर पर हमला रात को तकरीबन 1:30 बजे हुआ था। जी, उस वक्त मैं और मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे।
एक बात बताइए, आप और अनिल रात को सोते समय अपने कमरे का दरवाजा बंद रखते हैं? ये कैसा सवाल है? रखते हैं या नहीं रखते हैं? बंद रखते हैं। बाबूजी और माँ जी हर रोज रात को 10 बजे सो जाते हैं और बच्चे कभी कभी शोर करते हैं जो कि हमारे पास सोते हैं। इस बारे में आपको कोई और सवाल पूछना है? साले कायर, मारना था तो मुझे मारते, मेरी पत्नी को क्यों मारा? आपकी बहू और आपकी पत्नी के बीच में कैसे संबंध है? क्या? ये क्या सवाल हुआ? आपने सवाल सुना ना, मुझे जवाब चाहिए। क्या जवाब दूं? मेरी पत्नी तो रही नहीं, और वो सिर्फ अनिल की माँ नहीं थी, साक्षी की भी माँ थी। ऐसा कभी नहीं होता। सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो बताइए, उन दोनों के बीच में झगड़े होते थे? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? अरे मुझे नहीं पता कि आप क्या बेमतलब का सवाल कर रहे हैं। मेरी बीबी को उन तीनों ने मार डाला। जाइए पकड़िए उन्हें। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? साक्षी और मेरी माँ के बीच में कभी नोकझोंक नहीं हुई है, और आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ इब्राहिम बोल। साहब एक खबर है, अब पता नहीं आपके काम की हो या नहीं। इब्राहिम हीरो मत बन, चुपचाप सुना दे। साहब आपके केस में वो जो औरत है, वो बहू साक्षी धवन, उसका शादी के पहले चक्कर था। चक्कर का नाम बोल। सर कोई पीयूष कोचर। स्पॉट डाल दो इस पीयूष कोचर पर, पता नहीं अपना रडार क्या डिटेक्ट कर जाए। आप साक्षी के पिता हैं? हाँ जी, क्या बात है? हाँ जी हमें पता है। शादी से पहले हमारी बेटी की एक पीयूष कोचर से दोस्ती थी। दोस्ती या दोस्ती से कुछ ज्यादा? जी वो ज्यादा हमें मंजूर नहीं थी। हमारे यहाँ जात से बाहर शादियाँ नहीं करते, कभी नहीं करते। जी हमारी बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ था, उसने पीयूष से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो अनिल के साथ खुश रही, वफादार रही। ये पीयूष कोचर यहीं का था, नजफगढ़ का? 5 साल पहले तक तो यहीं रहता था। अब पता नहीं, हमारा से कोई लेना देना नहीं था। क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप लोग? पिछले 5 सालों में मैंने पीयूष की शक्ल भी नहीं देखी और ना ही देखना चाहती हूँ। आपके पति जानते हैं? क्या बकवास है ये? आप लोग माँ जी के हथियारों को ढूंढने की बजाय मेरे और मेरे पति के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद 5 साल पहले लगी आग की कुछ चिंगारियां अब भी जल रही थी। शायद आपकी सास उन चिंगारियों को बुझाना चाह रही थी। साक्षी जी, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। हमारा तो काम ही है केस को हर एंगल से देखना। आप बुरा मत मानिएगा। आप लोग मेरा नाम उछाल रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे अतीत को लेकर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, शादी के बाद 5 सालों में ना मैं पीयूष से मिली हूँ और ना ही मैंने उसकी शक्ल देखी है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, और आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, गड़े मुर्दे ना उखड़े। सर ये पीयूष कोचर द्वारका में रहता है। साक्षी की शादी हुई, इसके 3 महीने बाद ही इसने भी शादी कर ली। 3 साल का एक बच्चा है, रवि नाम है उसका। द्वारका में ही बीवी बच्चों के साथ सेटल हो गया है। क्या काम करता है? हरकिशन दास पब्लिक स्कूल में पियून का काम करता है। फोन रिकॉर्ड्स? सर साक्षी और पीयूष दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, दोनों की कोई बात नहीं हुई। चौबे, मुझे लगता है साक्षी का अतीत हमारे किसी काम का नहीं है। सर शायद है। सर ये फोन रिकॉर्ड्स देखिए, एक नंबर से पीयूष की लगातार बातचीत हो रही है 6 महीने से। सर मर्डर की रात को भी उसकी बात हुई थी, 19 अगस्त 2012। किसका नंबर है? सर अब तक लोकेट नहीं हुआ है, स्विच्ड ऑफ। 63 वर्षीय मीना धवन मर्डर केस में पुलिस को आखिरकार एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी, पर साक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड और साक्षी के ससुराल पर हुए हमले के बीच कनेक्शन जुड़ना अभी बाकी था। पर हालात दस्तक दे रहे थे कि शायद कोई गड़ा मुर्दा जिंदा हुआ था। सर 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 अरे सर ये क्या पागलपन है सर? पागल तो कोई और है, किसी और के लिए, 5 साल बाद भी। क्या पक रहे हैं आप लोग? बकना अब आपको पड़ेगा पुलिस थाने में। सर ये क्या हो रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास पूरे सबूत हैं कि आपकी माताजी की हत्या में आपकी पत्नी का हाथ है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर ये तो जाती हो रही है सर। ना, जाती तो हो चुकी है, लेके चलो। सर अरे बात तो सुनिए सर हमारी। चोरी तो एक बहाना था, असली मकसद मीना जी की हत्या थी जो आपने करवाई।
हाँ या ना? मैंने माँ जी की हत्या करवाई? पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? वही जानने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। तो आप कुछ नहीं जानेंगे, मुझसे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। ये नंबर देखिए, 44467899। 6 महीने पहले ये नंबर एक्टिवेट हुआ और पीयूष कोच्चर की इस नंबर से लगातार रोज बातें होती रही है। 19 अगस्त 2012 आपके सासू माँ की हत्या हुई, वो चोरी का नाटक हुआ। उस रात को इस सिम कार्ड का लोकेशन आपके घर में पाया गया था और ये नंबर रात को 1:30 बजे के बाद स्विच्ड ऑफ था। 1:30 बजे साक्षी जी, मतलब हमला होने के बाद। पर मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। देखिए, जरूरत पड़ी ना तो आपके घर की एक एक ईंट अलग करके उस सिम कार्ड को और उस नंबर को दोनों को ढूंढ निकालेंगे। आसान तरीका यह है कि आप अभी के अभी सब कुछ सच बता दो। हमें पता है आप दोनों ने मिलकर यह कांड किया है। भूल जाओगी मुझे? ऐसे चुटकी बजा के? भूलना पड़ेगा। मम्मी पापा ने कह दिया वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे और उनकी मर्जी के बिना मैं शादी नहीं कर सकती। 3 साल पहले तो मेरी बात नहीं पता थी। 3 साल पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। और मैं अब भी तुम्हारे प्यार में हूँ और हमेशा रहूंगा। पीयूष, समझने की कोशिश करो। भुला दो मुझे। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी और मेरे सामने भी। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा था। मैं पीयूष को कभी भुला ही नहीं पाई। अनिल से जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। मैं नहीं करना चाहती थी वो शादी। मैंने गुस्से में शादी की थी। साक्षी को तो मैं कभी भुला ही नहीं पाया था। और मैं अगर कुछ भुला पाई थी तो अपने दर्द को, अपने हालात से समझौता कर लिया था मैंने। हम दोनों तो अपनी एक अलग अलग दुनिया बसा चुके थे, बन चुके थे। फिर ये अलग अलग दुनिया मिली कैसे? 6 महीने पहले मैं बच्चों को लेकर मायके गई। वहां मैं अचानक पीयूष से मिली। पूरे 5 साल बाद। यहाँ वो पास वाले बैंक में चेक डालने के लिए आया था। लगा कि तुम्हें देखा। फिर से देखा तो तुम्हें थी। मुझे फिर से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूर से ही पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि मेरी शक्ल भी भूल गई होगी, शायद मेरा नाम भी। तुम्हें सच में ऐसा लगा? मुझे याद करती हो कभी? अब मैं किसी और की पत्नी। मैं भी किसी और का पति हूँ। रोज याद करता हूँ साक्षी तुम्हें। एक जमाना था जब तुम्हारा हाथ ना पकड़ो तो तुम नाराज हो जाती थी। जब भी हम लोग मिलते थे हम दोनों के हाथ एक हो जाते थे। तुम्हारे हाथों में मुझे तुम्हारी धड़कन सुनाई देती थी। और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था। अब तो निभाती हूँ, जीती नहीं। तुम्हारा दिल फिर धड़क रहा और सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा। आपके 2 बच्चे हैं और आपका एक लड़का। इन सब से भी पहले हम दोनों एक दूसरे के थे। मेरे माँ बाप ने हमें अलग कर दिया। हमारी तकदीर ही बदल दी। तो आपने गंगा ही उल्टी बहाने की कोशिश की? आज थोड़ा मुश्किल।
अरे समझा करो, घर पे बहुत सारा काम। अच्छा अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। अब कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। फोन छुपा क्यों रही है बेटी? ये कोई नया वाला लगता है। नहीं, वो ऐसे ही ले लिया था। मुझे लगा काफी पुराना फोन है, शायद शादी के पहले से है तुम्हारे पास। माँ जी, वो दाल जल जाएगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटे, जलने मत दो, बचा लो। पीयूष, मुझे लगता है मेरी सास को कुछ शक हो गया। मतलब फिर छोड़कर चली जाओगी मुझे? नहीं पीयूष, लेकिन हम लोग इस तरह से रोज रोज नहीं मिल पाएंगे। मिल पाएंगे। रोज मिलना है मुझे तुमसे, रोज देखना है। तुमसे नहीं मिलता हूँ तो दिन अधूरा लगता है, रात नहीं कटती मेरी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं चाहती? लेकिन मुझे लगता है मेरी सास ने कुछ सूंघ लिया। अब मिलने के लिए मुझे कुछ और ही रास्ता निकालना होगा। फिर कब मिलोगी? फोन करूंगी। और तुम्हारी सास ने तुम्हारे पति अनिल को बता दिया? उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैंने भी नहीं बताया। क्यों? मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, उनकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती थी। उनकी खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पर मेरी खुशियों का क्या? मैं अनिल से नफरत नहीं करती थी, पर बिना प्यार की जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी होती है? मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया था। मैं सबके लिए जी रही थी, अब अपने लिए जीना चाहती थी। तुम्हारा नया फोन वाकई पुराना है। शादी के पहले का है या बाद का? वो पहले का। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं तुमने। अपने बच्चों को मेरे पास छोड़कर अपने प्रेमी से मिलने जाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और मेरे समझाने का इतना सा भी असर नहीं हुआ तुम पे? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है साक्षी, कि मैं सब कुछ अनिल को साफ साफ बता दूं कि उसकी पत्नी टिफिन सर्विस के बहाने अपने प्रेमी से मिलने जाती है। देख लो तुम्हें क्या करना है इस बारे में। नहीं नहीं माँ जी, आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। तुम्हारे माँ बाप को बता दूं या वो सब कुछ जानते हुए चुप हैं? नहीं नहीं माँ जी, उन लोगों को कुछ नहीं पता। और अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया तो वो लोग जीते जी मर जाएंगे। बहक गई थी मैं, गलती हो गई मुझसे। माँ जी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। भगवान के लिए, मेरे बच्चों के लिए किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो इस बात को यही खत्म कर दे साक्षी। आज ही इसी वक्त दफन कर दे इस बात को। और माफी मुझसे नहीं, भगवान से मांग इस पाप के लिए। पाप पाप पाप। मैं अपने किए पर दिल से शर्मिंदा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने हिस्से का प्यार ही तो चाहती थी जो मेरे माँ बाप ने मुझसे छीन लिया था। अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बहू थी, पर अपने अंदर की औरत का गला कैसे और क्यों घोट देती मैं? जिंदगी तो एक ही होती है ना। पीयूष, अब मुझे निकलना होगा, वरना मेरी सास को फिर से शक हो जाएगा। साक्षी बैठो। मैं मानता हूं कि दोनों के दोनों शादी के कैद में बन चुके हैं, जिंदगी जेल हो चुकी है। पर हम लोग कभी रिहा नहीं हो पाएंगे। तुम तो शायद बचकर निकल भी जाओ, पर मुझे तो समाज नोच खाएगा। 2 बच्चों की माँ अगर अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहे तो वो औरत औरत नहीं, डायन कहलाती है। इस वक्त तो डायन तुम्हारी सास है। नहीं पीयूष, सिर्फ सास नहीं है, माँ बाप भी है, सारी दुनिया है। साक्षी, हम लोग अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। तब तक तो सिर्फ
हमारी सास हम दोनों के बारे में जानती है ना। थोड़े दिनों के बाद कोई नहीं जानेगा। क्या मतलब? हाँ पीयूष, सीढ़ी बिल्कुल वहीं पर है जहाँ तुमने बताया था, और उस घर में जाने का रास्ता भी ना वहीं से है। तो आज रात काम तमाम करते हैं। साक्षी तो नहीं उठेगी, मगर उसके पति का क्या? वो उठ गया तो? नवीन मेरा जीजा है और सुनील मेरा दोस्त। मैंने उन दोनों को इस प्लान में शामिल कर लिया था। तुम भी तो शामिल हो इस प्लान में। तुमने तो सोने की एक्टिंग की लूटपाट और हत्या के दौरान, पर तुम्हारे पति क्यों नहीं जागे? वो माजरा क्या है? उन्होंने सोने का ड्रामा क्यों किया? आप है पापा का पानी है, तुम ये ले लो। मैंने अनिल के पानी में नींद की गोलियां मिलाई थी। आज बड़ी थकावट सी लग रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सो जाऊं क्या? साक्षी, हाँ साक्षी, रेडी। किसी और की जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी बनाने चले थे, तलाक ले लेते, नई शुरुआत कर लेते। आज नहीं तो कल लोग, दुनिया, समाज सभी मान लेते। कहा था मैंने अपने माँ बाप से, मेरी खुशी चाहते हो तो मेरी बात सुनो, पर उन्होंने मेरी तब बात नहीं सुनी तो अब कैसे सुनते? मेरा नजरिया वो देखना चाहते ही नहीं थे। अपने माँ बाप पर गुस्सा थी तुम, फिर अपनी सास पर क्यों उतारा? अपने बच्चों की और अनिल की जिंदगी खराब कर डाली तुमने, और अपने ससुर की भी। क्या उन्हें उनकी जिंदगी पर हक नहीं? बाबूजी, मैं पानी लेकर के आता हूँ। अनिल, क्या तुझे वाकई में कुछ भी पता नहीं था? बाबूजी, नहीं बाबूजी, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था। एक बार बता देती, शादी से पहले, सगाई से पहले। क्या फायदा होता? तुम शादी के लिए मना कर देते और मेरी शादी मेरी बिरादरी में कहीं और हो जाती। तो शादी के बाद बता देती, ताकि तुम गंदी गंदी गालियां देते, तरह तरह के सवाल पूछते और शायद पीटते भी। बहुत मेहनत कर रहा था मैं, हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें बहुत खुशियां देना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हें मुझसे खुशी मिल ही नहीं सकती। एक बार सच कह ही देती। अनिल, तुमसे कहने के लिए ये बात कह रहे हो। अगर कह देती तो तुम सुन नहीं पाते, और अगर सुन पाते तो भी क्या करते? अपने लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए। साक्षी और पीयूष इस वक्त जेल में हैं। पीयूष का जीजा नवीन कुमार और उसका दोस्त सुनील कुमार भी पुलिस हिरासत में है। नवीन ने पीयूष की मदद करने के लिए इस जुर्म में उसका साथ दिया, और सुनील पैसों के लिए इस क्राइम का हिस्सा बना।
इस जुर्म ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया और एक मासूम की जान ले ली। साक्षी की घुटन के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी सिवाय खुद साक्षी के, और उसके माता पिता ने भी ये मान लिया था कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। पति अनिल साक्षी के नॉर्मल बिहेवियर के कारण कभी ये समझ ही नहीं पाया कि साक्षी के मन में आखिर चल क्या रहा है। और जब उसकी सास मीना को पता चला तो उसके हिसाब से साक्षी एक बहुत बड़ा पाप कर रही थी। साक्षी और पीयूष ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक बेकसूर की जान ले ली। अगर साक्षी और पीयूष अपनी जिंदगी वाकई एक साथ बिताना चाहते थे तो वो कानून के दरवाजे पर दस्तक दे सकते थे। तलाक कोई पाप नहीं है, पर शायद ये सारी बातें कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। हम अपनी प्राचीन सभ्यता और अपने कल्चर पर बहुत गर्व करते हैं। सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों को आंख मूंद कर सच मान लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि कोई भी समाज तभी समृद्ध हो सकता है जब उसकी विचारधारा हमेशा समय के साथ बदलती रहे। पर दुर्भाग्यवश हम उस बदलाव की दस्तक को पहचानते नहीं और जाति, उपजाति और न जाने कैसे कैसे दकियानुसी हथियारों से इंडिविजुअल फ्रीडम और खुशियों का बेरहमी से गला घोट देते हैं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। पर बेटा जा कहाँ रहे हो? बोला ना वो, पता नहीं, बस जा रहा हूँ। पर बेटा यहाँ कुछ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है नम्मी। अरे बाबा कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हाँ शिमा, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड ऑफर। एक तो मुंबई जैसी जगह नहीं इस दुनिया में, और तुम्हारी जैसी लड़की भी तो नहीं है। कम ऑन यार, आ जाओ। अरे सोचने का मौका तो दो। कम ऑन यार, हम दोनों एक साथ होंगे, एक ही शहर में हो गए, तुम्हें अभी सोचना। आशी, मैं कह रहा हूँ तुम आज ही रेजिग्नेशन दे दो और जल्दी आ जाओ। और सुनो, मुंबई आकर बैग्स पैक कर लेना। या वेरी फनी। आ रही हो ना पक्का? आई मिस यू यार लॉट्स। আমি সত্যি বলছি। আমি জানি। ঠিক আছে, मैं मॉम डैड से बात करती हूँ। आशिमा, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और आशिमा, रोशनजीत भी तो है वहाँ, शादी के पहले दोनों वक्त गुजारोगी तो अच्छा रहेगा। पर दीदी सिर्फ वक्त गुजारते मत रहना। और आपको पता है 3 साल से मैं वेट कर रही हूँ, कब मैं करीना कपूर के जैसे लहंगा सिलवाऊंगी, कब आपका संगीत होगा, कब फुल ऑन मेहंदी होगी। उफ दी, आपने तो बोर कर दिया मुझे। ए हेलो, ये असली लाइफ ना कोई करण जौहर मूवी नहीं है। अरे हमें अपने करियर सेटल करने हैं, खुद सेटल होना है। और प्रसन्नजीत को अभी वहाँ 1 साल भी नहीं हुआ। एंड यू हैव नो आइडिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना कट थ्रोट कंपटीशन होता है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम यार। बेटा उसी का तो मजा है। मुंबई की कंपटीशन आदमी हो या औरत, उससे उसका बेस्ट निकलवाती है। पता नहीं डैड, बट फर्स्ट टाइम मुंबई, मुझे थोड़ा थोड़ा नर्वस लग रहा है। मेरी बेटी आशिमा और नर्वस डोंट जोगा। और देखो वो रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया कि नहीं? आज सबमिट करें। एक्सीलेंट। एंड ट्रस्ट मी बेटा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। होपफुली। कम ऑन, कम ऑन। क्या प्रॉब्लम है? जी। व्हाट जी? घूरते क्यों रहते हो? जी नहीं तो। क्या नहीं तो नहीं तो? इतने दिनों से मैं देख रही हूँ नॉन स्टॉप घूरते रहते हो। कोई और काम धंधा नहीं है? प्रॉब्लम है कुछ लाइफ में? उठो ना, मैं 5 मिनट में ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। 5 मिनट ना प्लीज।
ऑफिस में बहुत काम है, लेट हो जाएगा। I'll get up in 5 minutes. अच्छा ठीक है, जितना भी काम है ना इस वीकेंड तक खत्म कर लेना। संडे को कोई काम घर मत लाना। मैं पहले से ही कह रही हूँ, संडे को हम सुबह जल्दी उठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और बाहर जाके खूब सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। ओके? अब नींद नहीं आ रही? नौटंकी। अरे सुनो ना, सुनो। रुको, इधर आओ। तुम्हें तमीज से समझाए, तुम्हें समझ में नहीं आता? हिम्मत कैसे हो जाती है सब करने की? समझ के क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ? Excuse me, what happened? Any problem? Sir, this guy is such a big pervert. मैं सोसाइटी में जब आती हूँ, जब जाती हूँ, ये कॉन्स्टेंटली घूरता रहता है। इसकी गंदी नजर हटती ही नहीं है। And it's so irritating. दुबे, खाल उतरवाना चाहता है क्या? मैंने इसे टोका भी, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आता। कभी-कभी मन करता है एक थप्पड़ लगाओ तब इसे समझ में आएगा। नाम क्या है तेरा? अमजद। दोबारा ऐसे हरकत की ना तो उठा के फेंकवा देंगे बाहर। चल ड्यूटी कर अपनी, चल। डोंट वरी, हम लोग सेक्रेटरी से इस मैटर पे बातचीत करेंगे। थैंक यू। मुंबई की एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी, एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की को अश्लील नजरों से घूरता रहता है, उसे हर पल अनकंफर्टेबल फील कराता है। वो लड़की चुप नहीं बैठती, इग्नोर नहीं करती, वो विरोध करती है और उसे वार्निंग देती है। इस वार्निंग के दौरान बिल्डिंग के दूसरे लोग भी आ जाते हैं, वो भी उसे चेतावनी देते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लौटता है। अब सबसे अहम सवाल है, क्या ये चेतावनी, क्या ये वार्निंग काफी थी? क्या कोई ठोस कदम ना उठाना एक दस्तक थी कि अब बहुत गलत कदम उठने वाले हैं? पेट में चूहे साले जॉगिंग कर रहे हैं। खाना तैयार हुआ क्या? बन रहा है। तो दो हाथ लगाना, आटा लगाना। हमारा जो सुपरवाइजर है ना ससुरा, मच्छर है, खून चूसता है हरामखोर। अब क्या हुआ बिरजू? अरे यार वही रोज का, हम कहे डबल ड्यूटी करेंगे तो डबल तनख्वाह लेंगे, तो भाई सीधा गणित है। तो बोला नहीं 1.5 देंगे। कहें भाई तुम्हारे बाप का ब्याह है? तो भाई सीधा हिसाब होना चाहिए ना, डबल का डबल। हम भी मुंह पे बोल के आ गए कि अपना डबल ड्यूटी डालो अपना जेब। हम तो ओडो मस्त लगाएंगे और अपने खोली में मस्त सोएंगे। का भाई? अरे तुमको क्या हो गया है, ऐसे मुंह क्या लटकाए हो? तुम्हारा भी सुपरवाइजर तुम्हारा पैसा वैसा काट लिया का? साली हमको बोलती है झापड़ मारेगी। कौन साली? 804 वाले जो साहब है ना, उनके हमें बोलती है झापड़ मारेगी, सारी दुनिया के सामने बोली। तुमने कुछ गलत किया क्या उनके साथ? साला लड़कियों की तमीज नहीं यहाँ पर, हमेशा मैं की हद पार होती है। हमको बोलती है कि थप्पड़ मारेगी। ओ अमजद, यहाँ का हिसाब किताब अपने गांव जैसा नहीं है कि लड़की लोग नजर नीचे करके रहेगी। यहाँ दूसरा हिसाब है बाबू। हम भी शुरू में आए थे तो बहुत तकलीफ होता था, धीरे धीरे आदत पड़ गया। तो तुमको एक सलाह देते हैं, ये सब फालतू मत सोचो और ये पतलून वाली मैडम लोगों को झेलने की आदत डाल लो। बाबू हम तो कहते हैं आँख मूंद के बस ड्यूटी करो, ड्यूटी। खाओ।
हाउ आर यू? प्रसून, अच्छा सुनो, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या करूं? तो सिक्योरिटी को बोल दो ना, वो सेट कर देंगे। वैसे भी कॉम्प्लेक्स में ऑन कॉल 24 आवर्स एक इलेक्ट्रिशियन है, वही रहता है। तुम्हारे पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर है? क्योंकि इंटरकॉम भी नहीं चल रहा है। मेरे पास ए विंग के सिक्योरिटी वाले का नंबर है, सो आई विल फॉरवर्ड यू हिज नंबर। तुम उसे बोल देना कि इलेक्ट्रिशियन बुला दे, राइट? ओके, बाय, सी यू। हेलो। हाँ वॉचमैन जी। मैं 804 से बोल रही हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन को भेज देंगे? ओके मैडम, 10 मिनट में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी भेजिएगा प्लीज। जी। आशिमा, आशिमा के पेरेंट्स पहली फ्लाइट से आ रहे। आपकी आखिरी बार इससे कब बात हुई थी? रात को 2 बार हुई थी। पहली बार कुछ 11:30 बजे जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी, और दूसरी बार कुछ 1:15 बजे। प्रसून, इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि सिर्फ बेडरूम का फैन चालू रखें, बाकी सारे अप्लायंसेस बंद करने को बोला। इट सीम्स वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन अभी तो काम कर रहा है। नहीं नहीं, अभी तो वो चला गया, कल सुबह फिर से आएगा। कह रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो सब लेकर। अब तुम कब तक आ रहे हो? आशु, बहुत काम पड़ा है, लेट हो जाएगा, तुम सो जाओ। ओके, ठीक है, बाय। वो मेरी लास्ट बात हुई थी। आपकी पहली बार उससे बात हुई थी रात को 11:30 बजे। उसने कॉल किया और कहा कि इलेक्ट्रिसिटी गई है। मैंने सिक्योरिटी वाले का नंबर दिया और उसे कहा कि उसे बोले कि इलेक्ट्रिशियन भेज दे। ड्यूटी पर अमजद खान था सर। अब कहाँ है? होना तो यहीं चाहिए था, पर अभी है नहीं, कहीं चला गया है और अपना फोन भी नहीं उठा रहा है वो। इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ। जी सर। ये सीसीटीवी कैमरास का फुटेज कहाँ स्टोर होता है? कहीं नहीं होता सर। दिस इज ओनली फॉर अ शो। मैंने कमेटी को 50 बार बोला है, ठीक करवा लो, ठीक करवा लो। मनी इज नॉट एन इशू, जरूरी है, लेकिन नो, अब देख लो। मेरा नाम श्याम तावड़े है साहब। मैं इस फ्लैट में 2 बार ही आया था। 2 बार? हाँ साहब, पहली बार तकरीबन 11:45 पर। 804 में बिजली गुल हो गई। चल। अभी क्या अभी? हाँ, अभी क्या अभी। भैया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है? मैडम, प्रॉब्लम मेन लाइन में लगता है। इधर ही से ट्रिप हुआ था रे। अभी
अभी बरोबर हो गया मैडम, देखो एक बार आप चेक कर लो अंदर। थैंक यू भैया। जब बराबर हुआ था तो दूसरी बार क्यों आया? फिर से पावर ट्रिप हुआ था ना साहब, अमजद ने मेरे को दोबारा से बुलाया। कितने बजे? 1-पौने घंटे बाद, तकरीबन 1:45 बजे साहब। क्या भैया, एक ही बार सेट कर दो ना, बार बार वही प्रॉब्लम है। मैडम वापस नीचे से ही ट्रिप हुआ है, मैं एक बार नीचे से चेक करके आता हूँ। यार ये ऐसा क्या हो रहा है बार बार? वायरिंग का कोई लोचा रखता है रे। मैडम एक बार अंदर चेक करना होगा। चलिए। मैडम इधर तो सब फिट है, मेन लाइन में कोई प्रॉब्लम लगता है। तो अभी क्या करना होगा? अभी फुल घर का वायरिंग चेक करना पड़ेगा मैडम। अभी इतनी रात को? एक काम करो ना मैडम, आप आपके बेडरूम का फैन का लाइन अलग है, इसको अभी चालू रखो, बाकी सब ऑफ कर दो। सुबह मैं अपने 2-3 लड़के लोग को लेकर इधर आऊँगा ना, थोड़ा सामान वामान भी चेंज होएगा, फुल घर का वायरिंग चेक करेंगे, प्रॉब्लम पकड़ में आया तो बस फटाफट हो जाएगा। ओके ठीक है। बस साहब मैं अमजद के साथ नीचे आ गया और अमजद गायब है। घर के चाबियों के 2 सेट्स हैं, एक मेरे पास और एक आशिमा के पास। घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है, या तो आशिमा ने खुद दरवाजा खोला है या कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया है। नहीं, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं, हमने भी कोई आवाज नहीं सुनी सर। लेकिन प्रसन्नजीत ने कहा कि जब उसे बॉडी मिली तो उसने आप लोगों के फ्लैट्स के बेल बजाए थे। सुबह 4:20 खोलिए प्लीज, हेल्प हेल्प, दिनेशी खोलिए प्लीज। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। नहीं, मैंने नहीं सुना सर। बिजली 2 बार गई थी और घर में कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं हुई थी। पड़ोसी रात भर आराम से सोते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ना ही किसी की चीखें और ना ही झड़प की आवाजें। उन्हें तो प्रसन्नजीत द्वारा बजाई गई डोरबेल भी नहीं सुनाई दी। और सिक्योरिटी मैन अमजद खान गायब था। अमजद और आशिमा के बीच पहले से तनाव था और उस रात अमजद भी इलेक्ट्रीशियन के साथ 2 बार फ्लैट में गया था। नाइट ड्यूटी से अभी लौटा नहीं है हमको। वो किसी को जानता है मुंबई में? हम ही को जानता है साहब, और बिरजू को, मतलब ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ रहता है। तुम दोनों भी सिक्योरिटी का काम करते हो? जी साहब। ये बिरजू कहाँ है? ड्यूटी पर ही होगा साहब। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी में तो नहीं है सर। एड्रेस में तो सिर्फ गुलमर्ग श्रीनगर लिखा है। बंदा 2 साल से आपकी एजेंसी में काम कर रहा है, ना तो उसके गांव का पूरा एड्रेस है और ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर। सच कहूँ साहब तो ऐसे लोगों का ना कोई ठिकाना होता है, ना कोई फ़ोन नंबर, हर दूसरे दिन सिम बदलते हैं। सर वो काफ़ी रेगुलर था। उसकी एजेंसी के पास उसका बेसिक एड्रेस नहीं है, कोई भी एड्रेस नहीं है। वो आदमी रेगुलर कैसे हो सकता है? और आप लोग बता रहे हैं कि उसका आशिमा के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, तो कॉलोनी ने कोई एक्शन क्यों नहीं ली? एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग सजेशन देने वाले थे कि पूरी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दिया जाए। आपके 3 बिल्डिंग्स हैं, 18 गार्ड्स हैं, एक सुपरवाइजर है, लेकिन किसी भी गार्ड्स के पेपर सही नहीं है और ऊपर से एक मिसिंग हो गया है। सर समझाए कैसे? लोग करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदते हैं, लाखों की गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर वो 4-5 हज़ार ही खर्च करना चाहते हैं। सर 500 रुपए बढ़ाने की बात करते हैं तो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू कर देते हैं मीटिंग में। अरे करोड़ों के फ्लैट हैं और सिक्योरिटी 5000 की, क्या हिफाजत करेंगे वो लोगों की? फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं, झड़प तो मजबूत हुई है, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं। प्रसन्नजीत का बजाया गया डोरबेल भी नहीं सर। ये प्रसन्नजीत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? वो ऑफिस में ही था, मैंने उसके दोनों दोस्तों से चेक किया, एक को उसने वाली ड्रॉप किया था और एक को दादर। इसका मतलब है इस वक्त हमारा मुख्य आरोपी है अमजद खान, सिक्योरिटी गार्ड, जो इस वक्त गायब है। सर मैंने उसकी तस्वीर श्रीनगर फैक्स की है, वहाँ के हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि वो स्कैन करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे। सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। हेलो सर जी, ब्रिजेश तिवारी बोल रहा हूँ, अमजद खान के साथ रहने वाला।
अमजद का फोन आया था साहब, उसने कहा उससे गलती हो गई, उसने बहुत गलत काम कर दिया है। कहाँ से किया था फोन? ये नहीं बताया साहब। सर घूम गया था हमारा, खून सवार था हमारे ऊपर, खून से चढ़ गई थी यार। अबे पागल, कहाँ छुपे हो तुम? अरे यहाँ पुलिस तुमको ढूंढ रही है। एक काम करो, तुम फटाफट वहां से आ जाओ और पुलिस को सब साफ साफ बता दो। तुम्हारे चक्कर में हम सब परेशान हो रहे हैं। अब मैं नहीं आने वाला। तो कहाँ जाओगे? जा रहा हूँ कहीं, पूछ मत कहाँ, नहीं बताऊंगा। अब अमजद हमारी बात। उसका मोबाइल फोन ट्रैकिंग पे डाल दो, वो मुंबई छोड़कर भाग ना पाए। सर दोबारा उसका फोन है तो उसे समझा देना, जितना भागेगा उतना तड़पेगा वो। पकड़ा तो वो वैसे भी जाने वाला है, सरेंडर करने के लिए बोल देना उसे। सरेंडर का मतलब समझता है ना? समझते हैं सर, और हम उसको समझा देंगे सर। फिरोजपुर का लंडा जनाब, अमजद खान नाम है उसका अब्बा ट्रेड पोस्ट पर हमाल है। अमजद है कहाँ? कौन सा ये वाला? अमजद कहाँ है? 5 साल से मुंह नहीं दिखाया उसने साहब। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मुंबई में एक लड़की का खून किया उसने। या अल्लाह, 2 साल पहले एक बार फोन आया था उसका, तभी तो कह रहा था सब अच्छा है, आमदनी भी अच्छी है, और हमको 1 पैसा भी नहीं भेजा साहब। कसम खुदा की 1 पैसा नहीं भेजा उसने। सोचा था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सहारा बनना था तो क्या कर डाला, क्या कर। कोई नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप सच सच बताओ। झूठे रहिए साहब, हम झूठे होते तो क्या इतना गरीब होते? अगर मुझे पता चला कि वो तुम्हारी टच में है और तुम हमें नहीं बता रहे हो, तो खैर मुंबई पुलिस और हम दोनों मिलकर हालत खराब कर देंगे तुम्हारी। वो तो अमजद कर ही चुके, अब क्या करना बाकी है? 5 साल पहले रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में अमजद अपने गांव से निकल पड़ा। 2 साल पहले आशिमा मुंबई आ गई अपना करियर बनाने। आशिमा अमजद की विकृति का शिकार हुई थी और अब अमजद फरार था। वो भाग रहा था पुलिस से और अपने आप से, अपनी विकृति से और अपनी विकृति के अंजाम से। अमजद ने 10 मिनट के लिए सेल ऑन किया था। लोकेशन? बोरीवली स्टेशन के आसपास। सूरत में किसी से बात हुई इसकी? हाँ अमजद बोल भाई। मुझे कुछ दिनों के लिए तेरे आना है, आज शाम को निकल रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना भाई? नहीं यार, खैरियत नहीं है। पहुंचकर सब कुछ बताता हूँ तुझे। अच्छा सुन, मुझे लेने के लिए आएगा ना सूरत स्टेशन पर? हाँ हाँ आऊँगा ना भाई। ठीक है, शाम तक पहुंच जाऊंगा और स्टेशन पे पहुंच के फ़ोन करता हूँ तुझे। खुदा। हमने सूरत फ़ोन करके फैज से कहा है कि वो अमजद को अलर्ट ना करे। नहीं करेगा सर। तो उसका पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस करो। चलो। छापड़ मारेगी साला, सबके सामने बेइज्जत किया हमें। तभी हमने ठान लिया था कि हम भी दिखाएंगे हम क्या चीज है। प्रॉब्लम मेन लाइन में लगता है मैडम। पहली बार हमें उस औरत के घर में घुसने का मौका नहीं मिला, इसलिए दूसरी बार हमने बिजली फिर गुल कर दी। मैडम एक बार ये
भाई अंदर चेक करना होगा। चलिए। आपके बाहर घर की चाबी हाथ लग गई। उसके बाद थोड़ी देर में हम उसके घर पहुंच गए। चाकू लेकर अंदर गए थे। इस बार हमसे बदतमीजी की तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार थे। वो उड़ गई, हाथ पैर चलाने लगी, हमारी बात नहीं सुनी। तब तो बस हमारी हट गई, हमसे टक्कर ली, खूब गला फाड़ रही थी तो हमने उसका गला ही काटा। कॉलोनी के बाहर एक कचरे का ढेर है, वर्दी और चाकू उसी में फेंक दिया। कितना चिल्लाई मेरी बेटी, शी शाउटेड एंड शाउटेड, पर किसी ने नहीं सुना, या सुना पर कुछ किया नहीं। कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। क्या सब अपनी जिंदगी में इतना इन्वॉल्व है? क्या हो गया है हम सब? जब कोई ट्रेजेडी होती है तो हम रोते हैं, लेकिन ट्रेजेडी रोकने के लिए उंगली तक नहीं उठाते, और फिर कभी ज़्यादा डर लगे तो गुस्सा दिखाते हैं, सड़कों पर आते हैं। फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। हम और हमारी जिंदगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी सेविंग्स, EMI, ब्लड शुगर, छुट्टी, फॉरेन एजुकेशन, प्रमोशन, दिस एंड दैट। सिक्योरिटी सर्विस टॉप की है, द बेस्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन गेट पे बैठ के दिन भर आराम करने का 11,000 रुपीज पर मंथ, इट्स नॉट हैपनिंग। देख, कोई एग्री नहीं करेगा। अरे यार 11 उसने कोट किया है, हम उसे उतना देंगे थोड़ी। हम 7 से शुरू करेंगे, 8 तक मान जाएगा वो। क्यों? हाँ भाई, पैसे बहुत ज्यादा है, कम तो कराने ही पड़ेंगे। अरे भाई, सब मेंबरों को राजी कैसे करेंगे फिर? नहीं करना तो पड़ेगा ही। चलो देखते हैं बात। हाँ, बात करना ही पड़ेगा। पुलिस इस वक्त अमजद खान के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रही है। मर्डर के साथ साथ मोलेस्टेशन और अटेम्प्टेड रेप के भी चार्जेस लगाए जाएंगे। हाल ही में हुए दिल्ली केस के बाद पूरी संभावना है कि ये केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। पूरी संभावना है कि इस केस में भी मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, जैसे कि दिल्ली के केस में मृत्युदंड की मांग हुई है। जुर्म के लिए कड़ी सजा होनी ही चाहिए। सजा का डर जुर्म को कंट्रोल करता है। अगर सजा जरूरी है तो जुर्म को रोकने के लिए कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने अमजद खान को काम पर रखा था, उस एजेंसी के अपने पेपर्स भी डामाडोल पाए गए। पुलिस को पता चला कि रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा गया। और बहुत चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर एजेंसीज की यही हालत है। बिल्डिंग की मैनेजमेंट कमेटी पैसा बचाना चाहती है, प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आता है, और ऐसी एजेंसीज पर क्रैकडाउन नहीं हो पाता है। कहीं से भी किसी पर प्रेशर नहीं, और तब तक नहीं जब तक कोई भयंकर हादसा दस्तक नहीं देता कि जागो, आप दलदल में धंस रहे हैं। अमजद खान को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आशिमा के साथ न्याय हो, ताकि समाज में, देश में कानून बना रहे। पर क्या एक अनइक्वल बटा हुआ समाज
अपने आप में एक जुर्म नहीं है? इसके लिए क्या सजा है और किसे दी जाए? और सबसे जरूरी सवाल कि इस जुर्म को रोका कैसे जाए? हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम औरतों पर होने वाले सेक्सुअल अटैक्स को कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। औरतों पर हिंसा करना, जिसमें रेप भी शामिल है, दरअसल एक पुरुष प्रधान समाज का बाय प्रोडक्ट है और इसकी झलक हमें अपने पॉलिटिशियंस के बयानों में अक्सर देखने को मिलती है, जो औरतों के कपड़ों और उनकी टेक्नोलॉजी की समझ पर आए दिन टिप्पणी कसते रहते हैं। ये पिछड़ी हुई सोच पुरुषों को विरासत में मिली एक विकृति है। स्त्रियों के प्रति नफरत समाज के हर तबके के कुछ पुरुषों में पाई जाती है, बीमारी की तरह। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी बीमारी की, जो पूरे देश को दीमक की तरह अंदर से खाए जा रही है, और वो है एक तरफा विकास। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।